मस्नूई ज़हानत ने तो हम जैसी नेचुरल कुदरती ज़हानत को भी हैरान कर दिया है। जिस तरीके से वो जवाब देती हैं और जिस तरीके से वो चीज़ों को रिज़ॉल्व करती हैं, वो हैरान कुन है। लेकिन एक रिपोर्ट जो कि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है, EIA ने, उसने बताया है कि तकरीबन 460 टेरावाट आवर बिजली लगी 2022 में चैट जीपीटी की ट्रेनिंग में और उसे लॉन्च करने के बाद जितने भी लोगों ने उससे बातचीत की। क्योंकि इस मसनूई जहानत के पीछे बड़े बड़े सर्वर्स काम कर रहे हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स काम कर रहे हैं जिनको बिजली चाहिए। अगर इसी रिपोर्ट में देखा जाए तो उन्होंने बताया है कि 1000 टेरावाट आवर आपको चाहिए 2030 में एनर्जी का। ये एनर्जी कितनी है? ये एनर्जी इतनी है कि अमेरिका के 90 मिलियन घर, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो 9 करोड़ घर की जो बिजली की एनर्जी की कंजम्पशन है, उतनी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेगी। इसी तरीके से 1300 टेरावाट आवर 2035 की प्रेडिक्शन है। और इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में जो डेटा सेंटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेंगे। एक तखमीने के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक, तो चंद सालों के बाद ही अमेरिका के जो AI सेंटर्स होंगे वो तकरीबन 4.6 से लेकर 9.1% तक अमेरिका की टोटल एनर्जी जो कंज्यूम होती है उसकी कंजम्पशन उनके पास होगी। वो इतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे। लेकिन जब हम देखते हैं किसी भी डेटा सेंटर को और एनालाइज करते हैं कि एक डेटा सेंटर में एनर्जी जा कहाँ रही होती है, तो पता चलता है कि 35 से 40% जो एनर्जी उस डेटा सेंटर को मिल रही होती है वो उसके कूलिंग के सिस्टम्स यूज़ कर रहे होते हैं। यानी जो सर्वर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होते हैं, चिप्स हीट अप होती हैं जब हम उन्हें प्रोसेसिंग पर लगाते हैं। और उन सर्वर्स को और उन चिप्स को कूल डाउन करने के लिए जो सर्किट्स बनाए जाते हैं जिनमें पानी को बहाया जाता है, जिसमें हीट एक्सचेंज की जाती है, उनके लिए 35 से 40% एनर्जी की ज़रूरत होती है। कितनी ज़्यादा एनर्जी है। तो इसी आइडिया को अगर हम लेकर चलें और हम कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जहां पर बहुत ज़्यादा ठंडक हो, तो हम ये 35 से 40% एनर्जी बचा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो कूलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और उस पर बहुत ज़्यादा लागत आती है। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही होती है वो आखिरकार हीट में कन्वर्ट हो रही होती है। और अगर हमारी चिप्स हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं तो उनकी प्रोसेसिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इसलिए हमें चिप्स को ठंडा करना होता है जब वो प्रोसेसिंग कर रही होती है, और हमें अपनी हार्डवेयर को फेल होने से बचाना होता है ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। लेकिन अगर हीट ट्रांसफ़र को देखा जाए तो ये बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है जो कि मैट्रिक के बच्चों को भी दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड हैं। पहला है कंडक्शन मोड, है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, यानी हवा की ज़रूरत होती है इसमें। दूसरा कन्वेक्शन है, इसमें भी हवा की ज़रूरत होती है। तीसरा मोड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इंफ्रारेड रेडिएशन पे, इसमें हवा की ज़रूरत या किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक चिप की बात करते हैं और उसे हम ले जाते हैं स्पेस में। तो स्पेस में हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे पास मीडियम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो ना तो कन्वेक्शन की वजह से होगा और ना ही कंडक्शन की वजह से होगा। तो ये 2 तरीके हीट ट्रांसफ़र के ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम है, ऑलमोस्ट वैक्यूम है। तीसरा तरीका रह जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन का। तो स्पेस एक बहुत बड़े हीट सिंक की तरह काम करती है, और अगर हम ये डेटा सेंटर खला में लेके जाएं, ज़मीन के गिर्द इनको घुमाएं खला में, या हम इन्हें चांद पर लेके जाएं, तो वहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो इंफ्रारेड रेडिएशन के ज़रिए होगी। अगर हम चांद की बात करते हैं तो वहाँ पर तकरीबन क्रेटर्स जो हैं, जो नॉर्थ और साउथ पोल पर मौजूद हैं, वो -170 डिग्री या उससे भी ज़्यादा ठंडे होते हैं। इतना ज़्यादा जब टेम्परेचर कहीं कम होता है तो वहाँ पर डेटा सेंटर लगाना बड़ा बेहतर लगता है, क्योंकि वहाँ पर आप ये 40% एनर्जी अपनी इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, और आपकी चिप्स भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। उसके अलावा अगर हम चाँद पर जाते हैं तो वहाँ पे ना तो बादल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम सोलर सिस्टम हमने वहाँ पर लगाया हुआ है एनर्जी लेने के लिए, और वो एनर्जी हमने इन डेटा सेंटर्स को देना है, तो वहाँ पर कभी भी क्लाउड्स नहीं होंगे। वहाँ पर दिन की जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा है, और जिस जगह हम बात कर रहे हैं साउथ पोल पर, वहाँ पर दिन और रात दोनों के टाइमिंग्स में रोशनी मौजूद होती है, तो वहाँ पर रोशनी का भी मसला नहीं है,
क्योंकि वो जगह ही ऐसी है बिल्कुल साउथ पोल पर जहाँ पर हर वक्त सूरज की किरणें आती रहती हैं। ना वहाँ पर वेदर है, ना वहाँ पर एटमॉस्फेयर है जिससे रोशनी आके स्कैटर होती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपको सूरज की रोशनी भी बड़ी अच्छी मिलेगी जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर ट्रांसमिशन ग्रिड्स की भी लॉसेस मौजूद नहीं है क्योंकि हम वहाँ पर चाँद पर मौजूद हैं। ना सैलाब आएंगे, ना आतिशबाज़ी फटेंगे, ना ह्यूमिडिटी होगी, ना डस्ट स्टॉर्म आएंगे। किसी किस्म के वेदर रिलेटेड फेलियर्स के चांसेस चाँद पर नहीं है। वहाँ पर आपके सिस्टम को करोसिवनेस का शिकार नहीं होना पड़ेगा, करोजन नहीं लगेगी। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चाँद पर एक और बहुत बड़ा फ़ायदा हमें यह है कि वहाँ पर ज़मीन बहुत है, चाँद की ज़मीन बहुत है। वहाँ पर ना तो इंसानों को बसाना है, ना ही हमने फसलें लगानी हैं। तो हमें ये भी परेशानी दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है कि जब हम डेटा सेंटर इतने बड़े बनाएंगे तो इंसान कहाँ पे रहेंगे। लेकिन ये चीज़ चाँद पर ख़त्म हो जाती है। इससे चाँद पर हमें ना तो लैंड का इशू है कि लैंड का एरिया हमें भरपूर अवेलेबल है। हाँ, वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मसले हैं क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं और रेडिएशंस की वजह से हम चाँद की सतह पर नहीं रह सकते क्योंकि अगर हम चाँद की सतह पर रहेंगे तो इंसान भी डैमेज होंगे, इंसान की बायोलॉजिकल फॉर्म जो है उस पर बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे और उसके साथ साथ इक्विपमेंट भी वहाँ पर सेफ नहीं रह सकता। उसकी वजह ये कि रेडिएशन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है और इंटरफेरेंस करती है हमारे इक्विपमेंट के साथ। लेकिन साथ साथ चाँद की जो मिट्टी है जिसे रेगोलिथ कहा जाता है वो भी ज़मीन की मिट्टी की तरह नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्ड्स को और इस किस्म के सिस्टम्स को बहुत तेज़ी से ख़राब करती हैं। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की गई है और इसलिए हम अब बहुत रगड किस्म की, बड़ी हार्डन किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं जो कि चाँद पर लगाई जा सके। लेकिन बेहतरीन तरीका ये होगा कि इन डेटा सेंटर्स को अंडरग्राउंड बनाया जाए, इनको चाँद की सरफेस पे ना बनाया जाए बल्कि चाँद की सरफेस से नीचे लाया जाए और चाँद के अंदर जो ट्यूब्स हैं, लावा ट्यूब्स हैं, उनके अंदर इन डेटा सेंटर्स को बनाया जाए ताकि इंसान भी वहाँ पर आराम से रहे और हमारा इक्विपमेंट भी सेफ रहे, रेडिएशन से भी और इंटरफेरेंस से, दोनों से बहुत ज़्यादा सेफ रहे। चाँद की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उसकी वजह ये है कि फ्यूचर के जितने भी स्पेस ऑपरेशंस हैं, चाँद उनके लिए एक बेस के तौर पर देखा जा रहा है। अब दुनिया की इंडस्ट्री ये भी देख रही है कि चाँद एक मैन्युफैक्चरिंग लैब भी बन सकती है क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि स्पेस में ना तो ग्रेविटी होती है, ना हवा होती है, ना वो सारे मसाइल होते हैं जो कि ज़मीन में एटमॉस्फेयर की वजह से और ग्रेविटी की वजह से मौजूद हैं। अब बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है जिसमें बताया जा चुका है कि हम स्पेस में बहुत अच्छी फाइबर ऑप्टिक बना सकते हैं। हम स्पेस में बहुत अच्छे जो ऑर्गन्स है, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक ऑर्गन्स है, वो बना सकते हैं। हम स्पेस में बहुत अच्छी मेडिसिन्स बना सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता स्पेस की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन चाँद उसका बेहतरीन जगह है जहाँ पर हम इस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग हब्स बना सकते हैं। फिर हम चाँद का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोनोमस नेविगेशन के लिए क्योंकि इसके ज़रिए हम मार्स पर भी लोगों को भेजना है। रोबोट्स को हम पहले भेजेंगे और फिर लोगों को उस तरफ डाइवर्ट करेंगे। एस्ट्रॉयड माइनिंग, जो हम एस्ट्रॉयड की माइनिंग कर रहे हैं उस पर जो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं उनके लिए भी चाँद बहुत मुफीद जगह है। हम चाँद से डीप स्पेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़मीन जैसा माहौल नहीं है, वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर भी मौजूद नहीं है। और उसके साथ साथ हम स्वार्म, सैटेलाइट स्वार्म कंस्टलेशंस जो हैं उनको भी आपस में डिप्लॉय भी कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चाँद पर रहने का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। लेकिन साथ साथ चाँद पर ये डेटा सेंटर्स बनाने का और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का चैलेंज भी बहुत बड़ा है क्योंकि चाँद तक चीज़ों को लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो हमें चाँद पर ही इन सिटू मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, वहीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके चीज़ों को बनाना होगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। उसके साथ साथ हमें वहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल करना होगा और अब तो मुझे लगता है कि मार्स पर भी हम रोबोट्स भेजेंगे और हम जितनी भी एक्सप्लोरेशन करेंगे वो पहले रोबोट से होगी और इंसान बहुत देर के बाद दूसरी जगहों पर खला में भी और सोलर सिस्टम में भी जाएंगे। लेकिन साथ साथ चाँद पर डिले भी बहुत है, तो जो हमारी कम्युनिकेशन होगी उसमें भी 1.3 सेकंड का एक तरफ का डिले आएगा। तो चाँद पर जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है वो भी बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें वहीं पर ऑटोनोमस सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जो कि वहाँ पर ही डिसीजन करें और चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। रेडिएशन का रिस्क मैंने आपको बता दिया और हार्डवेयर की कम्प्लेक्सिटी बता दी। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए
इलॉन मस्क ने भी अब ये कह दिया है कि चांद पर डेटा सेंटर्स बनेंगे। गूगल ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है और बड़े बड़े जायंट्स ने इस बात के इशारे दे दिए है कि चांद मुस्तकबिल में सोलर सिस्टम का हब बनने जा रहा है। किस चीज़ का हब? एक्सप्लोरेशन का, कंप्यूटेशन का, नेविगेशन का और मैन्युफैक्चरिंग हब चांद होगा। इसलिए पाकिस्तान का चांद पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मदद चीन कर रहा है और चीन की मदद से हमें भी चांद पर जाना है और वहाँ पर अपने हिस्से की ज़मीन हमने भी लेनी है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।